नमस्कार फ्रेंड्स, मैं चंदन राज। आज हम बात करने वाले हैं कंट्रासेप्शन या फिर बर्थ कंट्रोल कैसे करते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। इसके बहुत सारे मेथड्स हैं, इन सभी के बारे में बात करेंगे कि बर्थ कंट्रोल करते क्यों हैं, ये सभी के बारे में जानेंगे। या अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं या फिर नेट प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमारे इस लाइफ में आज के जो दिन दौरे चल रहे हैं उस चीज में इस चीज का नॉलेज लेना बहुत ही जरूरी है। अगर फ्रेंड्स आप हमारे चैनल में अगर आप न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को पास भी शेयर करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर किए बताते हैं। तो सबसे पहला, बर्थ कंट्रोल को जानने से पहले कुछ हम इंट्रोडक्शन जो मैं बेसिक है उस चीज के बारे में, रिप्रोडक्शन चैप्टर के बारे में मैं बताता हूं। सबसे पहला, जैसे कि हम लोग रिप्रोडक्शन में बात किए थे गैमेटोजेनेसिस के बारे में। गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है गैमेट का फॉर्मेशन होना। जैसे मेल है तो उसमें स्पर्म का फॉर्मेशन होना और फीमेल्स है तो उसमें ओवा का फॉर्मेशन होना। तो इस चीज को क्या बोलते हैं? गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। बात करते हैं इंसेमिनेशन, कि जब स्पर्म है वो फीमेल जेनाइटल एरिया में जब इन कर जाता है तो इसको क्या बोलते हैं? इंसेमिनेशन बोलते हैं, यानी इंटरकोर्स के आफ्टर। बात करते हैं फर्टिलाइजेशन के बारे में, कि जब मेल एंड फीमेल गैमेट्स जब आपस में मिलते हैं और वो फ्यूज करते हैं तो देन क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। और फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होता है? जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। ठीक, जाइगोट का फॉर्मेशन होने के बाद इसमें डेवलपमेंट ये सब होता है। उसके बाद क्या होता है? ब्लास्टोसाइट का फॉर्मेशन होता है। वो बाद में चल के क्या होता है? जब हमारे फीमेल्स के इंडोमेट्रियम लाइनिंग में जाकर वह जुड़ जाता है तो उसी को क्या बोलते हैं? इम्प्लांटेशन बोलते हैं। एंड देन बोला गया कि जब फिर उसके बाद में क्या होता है कि जैसे कि अब उसमें जो इम्प्लांटेशन होने के बाद में जो ब्लास्टोसाइट्स है वो आगे चलकर फीटस वगैरह का फॉर्मेशन होना स्टार्ट होता है तो उसको क्या बोलते हैं? जेस्टेशन बोलते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं कि बेबी अभी 6 मंथ का है, 3 मंथ का है, 4 मंथ का है, तो इसको क्या बोलते हैं? जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। बात करते हैं कि जब बेबी डिलीवर हो जाता है तो उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? पार्च्यूरेशन बोलते हैं। तो ये फ्रेंड्स मैंने शॉर्ट रिव्यू बताया रिप्रोडक्शन के बारे में। अगर आप इसे डीपली में जानना चाहते हैं तो हमारे नीचे के डिस्क्रिप्शन में आप जाएं और देखें, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं बता रहा हूं। तो प्लीज आप एक बार जाकर जरूर इस लेक्चर को देखें जिससे आपको समझने में ज्यादा इजी। कंट्रासेप्शन कहते किसको है? बोला गया बर्थ कंट्रोल इज आल्सो नोन एज कंट्रासेप्शन, कि अगर हम जब बर्थ कंट्रोल करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? कंट्रासेप्शन बोलते हैं। अब इसका अलग अलग वे है, तरीका है, जैसे बाय द यूज ऑफ मेडिसिन, डिवाइस, सर्जरी, मेथड टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी। मैंने क्या बोला कि प्रेगनेंसी से बचने के लिए बहुत सारे अलग अलग तरीके यूज कर रहे हैं। जैसे कोई है कि ड्रग्स का यूज करता है, कोई है कि डिवाइस का यूज करता है, कोई है कि सर्जरी का यूज करता है। तो ये सभी को यूज करने से क्या होता है? कुछ ऐसे होते हैं जो परमानेंटली यानी हमेशा के लिए आप बच्चा कंसीव नहीं कर सकते। कुछ ऐसे वे होते हैं जिस इसी में से जो क्या होता है? रिवर्सिबल होता है, कि अगर आप जब चाहेंगे कि हाँ अब हमें क्या करना है? बच्चा कंसीव करना है, तो आप उस टाइम में उसे रिमूव कर देने से या फिर उस चीज को यूज करना छोड़ देने से क्या होता है कि आप बच्चे को कंसीव कर सकते हैं कुछ देर के बाद। अब बात करते हैं, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं? जो बर्थ कंट्रोल है उसको हम लोग ये सभी वेग तरीकों के द्वारा हम लोग करते हैं। तो मेनली बात करते हैं फ्लोइंग टाइप्स यहाँ पर बताया गया है कंट्रासेप्शन के बारे में। सबसे पहला जो मैं आज बात करने वाला हूं बैरियर मेथड के बारे में। बैरियर मेथड में क्या क्या चीज आते हैं, कैसे यूज करते हैं, इन सभी के बारे में बात करूंगा। शॉर्ट एक्टिंग हार्मोनल मेथड एंड लॉन्ग एक्टिंग हार्मोनल मेथड, ये दोनों को आईयूडी के नाम से भी जानते हैं, इंट्रा यूटेराइन मेथड के द्वारा भी इसका नाम जानते हैं। तो चलिए इसके बारे में भी बात करेंगे। स्टरलाइजेशन मेथड एंड फिफ्थ नंबर इज ए स्पर्मिसाइड एंड वेजाइनल जेल एंड लास्ट वन इज अ फर्टिलिटी अवेयरनेस प्रोग्राम मेथड। इन सभी तरीकों के द्वारा क्या करते हैं? बर्थ को कंट्रोल करते हैं। अब सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि बर्थ कंट्रोल क्यों करना जरूरी है, क्योंकि यह डे टू डे जब देखा गया कि एक बार जब रिसर्च किया गया तो माना गया कि जो बहुत ही जो जनसंख्या है बहुत तेजी से वृद्धि कर रहे हैं, तो जिसके कारण से इस चीज को प्लान किया गया। फिर क्या होता है? जैसे रेप विक्टिम वगैरह, वैसे एडल्ट आजकल के जो युवा पीढ़ी जो गर्ल्स हैं वो उनमें क्या देखने को मिलता है? उनको रेप या फिर इमोशनल
करके जब उनके साथ में इंटरकोर्स वगैरह किया जाता है, तो जिसके फिजिकली अट्रैक्ट किया जाता है, तो जिसके कारण से अगर वो प्रेगनेंसी कंसीव कर जाते हैं, तो जिसके कारण से वो टेंशन होकर वो सुसाइडल केस वगैरह ज्यादा अटेम्प्ट करते हैं। तो इस चीज के बारे में जागरूक करने के लिए हम लोग इस कंट्रासेप्शन के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। मैंने पीछे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जिसमें मैंने कंट्रासेप्टिव पिल्स के बारे में मैंने बात किया हूं कि किस तरह से यूज करते हैं और कौन कितने मंथ के पहले या फिर कौन कितने ड्यूरेशन के टाइमिंग के आधार पे कौन से ड्रग्स को यूज करते हैं, उन सभी के बारे में भी मैंने बताया। तो प्लीज आप इस लेक्चर को देखने के बाद वो लेक्चर को देखना ना भूलें। मैं आपको और इसमें और बहुत सारे चीज के बारे में बात करूंगा, जैसे माला डी एन, माला एन, माला डी, ये सभी के बारे में बात करूंगा। तो प्लीज फ्रेंड्स आप लास्ट तक बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। फ्रेंड्स मैं बात करता हूं बैरियर मेथड के बारे में कि बैरियर मेथड होता क्या है। तो बोला गया बैरियर मेथड में क्या होता है कि इन दिस मेथड ओवम एंड स्पर्म आर प्रिवेंटेड फ्रॉम फिजिकली मीटिंग विथ द हेल्प ऑफ बैरियर। बोला गया कि जो ओवम और स्पर्म है उसको क्या करता है, स्टॉप करता है, रोकता है फिजिकली मीटिंग से, किसके द्वारा, बैरियर्स के द्वारा। बैरियर यानी सिंपल से बोल सकते हो कि रोकने का जो चीज है उसको क्या बोलते हैं, बैरियर बोलते हैं, रोकथाम लगाना। तो उस चीज क्या क्या चीज के द्वारा, तो बाय द दिस मेथड इज अवेलेबल फॉर द मेल एंड फीमेल्स, यह दोनों के लिए होते हैं, मेल और फीमेल दोनों के लिए होते हैं। अब बैरियर्स में क्या क्या आते हैं जिसके बारे में बात करते हैं। तो बोला गया कोंडम आर द बैरियर मेड बाय द थीन रबर या फिर लेटेक्स शीट दैट आर यूज्ड टू कवर द पेनिस इन द मेल एंड वेजाइना एंड सर्विक्स इन द फीमेल। बोला गया कि यह जो बैरियर है वो क्या चीज का रहता है, यह एक थीन रहता है, रबर का बना हुआ होता है या फिर जो लेटेक्स के द्वारा रहता है, जो क्या करता है, मेल का जो पेनिस है उसको कवर करने में या फिर जो फीमेल का जो वेजाइना और सर्विक्स है उसको कवर करता है। जिससे क्या होता है कि जो स्पर्म है वो क्या करता है, वो जाके जो ओवा है उससे नहीं मिल पाता है फीमेल गैमेट से, या फिर जो फीमेल गैमेट्स है वो स्पर्म के साथ में नहीं मिल पाता है। तो जिससे क्या होगा, जब दोनों जब मिलवे नहीं करेगा तो फ्यूजन होगा नहीं, यानी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो जिसके कारण से क्या होगा, बर्थ कंट्रोल हो जाएगा। तो बोला गया कि मेल एंड फीमेल कॉन्डम्स आर डिस्पोजल, जो मेल और फीमेल कॉन्डम्स होते हैं वो डिस्पोजेबल होते हैं और कैन बी इंसर्टेड एंड देयर बाई गिव्स प्राइवेसी टू द सेल्फ। इसको क्या है कि आप सेल्फ इंसर्ट कर सकते हैं, जिसके कारण से आपका खुद प्राइवेसी मेंटेन होता है। अगर आप खुद सोचो कि अगर जस्ट लाइक जैसे कि हम लोग यूरिन कैथेटर लगाते हैं, अगर उस तरह का होता कि दूसरे के द्वारा लगाया जाता हो तो ये कैसा बहुत ही बैड फीलिंग आता, पर्सन इसका यूज करना नहीं चाहते। तो इसलिए ये ऐसा चीज है कि जिसमें क्या होता है, खुद ही प्राइवेसी मेंटेन होता है, आप उसे खुद इंसर्ट कर सकते हैं। बात किया गया कि जैसे कि डायफ्राग्राम है, सर्विकल कैप है, वॉल्ट्स है, ये भी क्या है, यह भी एक प्रकार का बैरियर है जो कि रबर से द्वारा बना हुआ होता है। या किसके लिए होता है, या फीमेल्स के लिए होता है। ये क्या करता है, जो सर्विक्स है उसको कवर करता है ड्यूरिंग क्वाइटस के टाइम पे, जब इंटरकोर्स करते रहते हैं तो उस टाइम में क्या करता है, सर्विक्स को कवर करने के लिए फीमेल्स में इसका यूज होते हैं। तो ये पिछले बार एग्जाम में पूछा गया था कि वॉल्ट इज यूज इन रिप्रोडक्शन ऑफ अ मेल कंट्रासेप्शन या फिर फीमेल कंट्रासेप्शन। तो उसमें क्या था, जो होगा क्या होगा, फीमेल कंट्रासेप्शन, क्यों वॉल्ट हो गया, सर्विकल कैप हो गया, डायफ्राग्राम हो गया, ये सभी क्या है, या जो बैरियर है जो कि रबर से बना हुआ होता है और यह फीमेल के लिए होते हैं। और मैं एक चीज बताना भूल गया कि जो ये कॉन्डम है ये क्या करता है, अब जो फीमेल या फिर मेल पार्टनर्स हैं तो इन सभी को क्या कहता है, एसटीडी डिजीज या फिर एड्स डिजीज, ये सभी से प्रोटेक्ट करता है। तो इसलिए हाईली इसका ज्यादातर यूज होते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड फ्रेंड्स, लॉन्ग एक्टिंग हार्मोनल मेथड के बारे में या फिर शॉर्ट एक्टिंग हार्मोनल मेथड, ये दोनों के बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। एक्टिंग हार्मोनल मेथड के बारे में कि इससे बर्थ कंट्रोल किया जाता है बाय द पिल्स के द्वारा एज वेल एज वेजाइनल रिंग्स, जैसे कि जो जेली वगैरह होते हैं उसके द्वारा। तो कौन होता है, नोवा रिंग के नाम से आता है। फिर स्किन पैसेज, जो जेनाइटल ऑर्गन्स है वहां पे स्किन पैसेज लगाया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, जुलेनी बोलते हैं। एंड फिर बात करते हैं कंट्रासेप्टिव इंजेक्शन के बारे में, जो क्या होता है, डोपो
प्रोवेरा। ये इंजेक्शन है, कुछ पैचेज हैं और कुछ क्या है, यह वेजाइनल रिंग है जो जेली बोलते हैं, उसको लगाया जाता है, जिससे क्या होता है कि वो शॉर्ट टाइम तक, जिस टाइम आप इंटरकॉर्स वगैरह कर रहे हैं उस टाइम तक आपके स्पर्म को वह जो फीमेल गैमेट्स है उसके साथ मैच होने नहीं देता है, वो रास्ते में ही क्या करता है, स्पर्म को डेड कर देता है। तो इस तरह से क्या होता है, यह शॉर्ट एक्टिंग तक ये काम करता है, यानी कम लंबे शॉर्ट टाइम तक ये वर्क करता है। दीज आर कंसिडर्ड एज अ शॉर्ट एक्टिंग मेथड बिकॉज यू हैव रिमेंबर टू यूज देम ऑन द डेली, वीकली एंड मंथली बेसिस। क्योंकि इसको इसलिए बोला गया शॉर्ट एक्टिंग, क्योंकि आपको यह रिमेंबर करना पड़ता है कि आप जो आप पिल्स ले रहे थे वो आप कब खाए हैं, वो आपको याद रखना, उसका पावर कितने थे, कितना दिन तक वो आपको कंसेप्शन से बचा सकता है, उसके बारे में आपको कंसीव करने से बेबी को बचा सकता है, वो आपको जानना पड़ेगा। फिर आप वेजाइनल रिंग लगा रहे हैं तो कितना देर पहले आप लगाए हैं तो उसके बारे में जानना, यानी जो उसका जो ड्यूरेशन रहता है, या तो किसी का डेली बेसिस पे, या फिर किसी का रहता है जो वीकली तक वर्क करता है, या फिर कुछ ऐसे होते हैं जो मंथ तक ही वर्क करता है। तो इस तरह से इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं शॉर्ट एक्टिंग हार्मोनल मेथड बोलते हैं। अब बात करते हैं लॉन्ग एक्टिंग हार्मोनल मेथड के बारे में कि लॉन्ग एक्टिंग हार्मोनल मेथड इट इज अ ग्रुप ऑफ कंट्रासेप्शन मेथड। ये भी क्या है, कंट्रासेप्शन मेथड का यह ग्रुप है जिसमें ये क्या प्रोवाइड करता है, वेरी इफेक्टिव कंट्रासेप्शन, या बहुत ही अच्छे तरीके से कंट्रासेप्शन वर्क करता है, यानी बर्थ कंट्रोल करने में हेल्प करता है। या डोंट रिक्वायर यू टू डू एनीथिंग टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। इसको आप लेने के बाद आपको कोई भी चीज का रिक्वायर नहीं होगा कि प्रेगनेंसी को कैसे प्रिवेंट करें उसका, चाहे आप किसी पार्टनर के साथ में कितना भी आप सेक्स करते हो तो जिसके, या फिर कई दिनों तक अगर आप नहीं ड्रग्स पे एवरीडे नहीं ले रहे हैं, या फिर तो इस तरह उस सभी चीज से कोई भी दिक्कतें नहीं होती है, क्योंकि अगर आप एक बार ले लिए तो यह लंबे टाइम तक यह वर्क करेगा। तो आर इमीडिएट रिवर्सिबल व्हेन रिमूव। अगर आपको मन है कि हम बच्चा कंसीव करें तो जैसे ही आप इसको रिमूव कर दोगे तो देन आप क्या होंगे, कुछ दिन के बाद आपका क्या बच्चा आप कंसीव कर सकते हैं। तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक है, इसका खासियत है जो मैंने बताया लॉन्ग एक्टिंग के बारे में। शॉर्ट एक्टिंग में क्या था कि आपको रिमेंबर करना पड़ता था कि कब हम जो जेली है किस टाइम में लगाए हैं, या फिर जो पिल्स है वो कब खाए हैं, लेकिन इसमें खाने के बाद आपको दम लंबे टाइम तक आपको कोई चीज और उस सब चीज के बारे में सोचना ही नहीं पड़ता। जैसे सबसे पहला बात किया गया हार्मोनल इम्प्लांट के बारे में, जिसमें आता है आईएम प्लानोन आता है। जो आईएम प्लानोन है यह 3 इयर्स तक वर्क करता है। ये क्या करता है, प्रिवेंट एग बीइंग द रिलीज फ्रॉम ओवा। जो ओवा से जो रिलीज होता है, जो एग रिलीज हुआ उसको क्या करता है, प्रिवेंट करता है, रोकता है, जो ओवरी से रिलीज होगा उसको रोकने का काम करता है। बात करते हैं सेकंड हार्मोनल आईयूडी के बारे में, जिसका क्या है मायरीना और काइलिना, ये दो नाम से आता है। या कितने दिन तक, 5 इयर्स तक ये वर्क अच्छे से करता है। जैसे स्टॉप स्पर्म टू द फर्टिलाइजेशन, स्पर्म को या रोकने का काम करता है फर्टिलाइजेशन से। एंड लास्ट वन इज अ कॉपर आईयूडी। कॉपर आईयूडी क्या है, या 5 to 10 इयर्स तक ये वर्क करता है। इसको कॉपर टी के नाम से भी जानते हैं। ये क्या करता है, स्पर्म को फर्टिलाइजेशन एग के साथ नहीं होने देता है। यानी जो ये कॉपर टी है इससे क्या होता है, कॉपर रिलीज होते रहता है, जिसके कारण से जो स्पर्म का जो मोटिलिटी है वो डिक्रीज कर जाता है, और वो उसके कारण से क्या होता है, जो स्पर्म है जो बाहर ही डेथ कर जाता है। जैसे कि मैंने बताया था हार्मोनल आईयूडी के बारे में, यह क्या करता है कि जैसे जो यूट्रस है या फिर जो सर्विक्स पार्ट है उसको क्या कहता है, थिक कर देता है, जिसके कारण से जो स्पर्म है वो नहीं पहुंच पाता है और फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैंने बात किया सॉफ्ट एक्टिंग हार्मोनल के बारे में एंड बात किया लॉन्ग एक्टिंग हार्मोनल्स के बारे में। एक बार मैं फिर से रिव्यू करता हूं कि वैसा पिल्स या फिर कंट्रासेप्टिव कोई भी जैसे जेली वगैरह का यूज कर रहे हैं
क्योंकि इसमें क्या होता है, इसलिए इसको शॉर्ट एक्टिंग बोलते हैं, क्योंकि आपको टाइम पीरियड को याद करना पड़ता है कि आप डे में लिए थे, उसका जो डे तक वर्क है या फिर मंथ तक वर्क है, तो इसलिए उसको बार बार याद है आपको रखना पड़ता है, तो इसलिए उसको शॉर्ट एक्टिंग बोलते हैं। लॉन्ग एक्टिंग में कि अगर आप ले लिए तो आप 2-3 साल तक आप निश्चित रहें, चाहे आप कितने भी आप इंटरकोर्स वगैरह कर रहे हो, तो कितना टाइम भी कर रहे हो, तो वो कोई भी मैटर नहीं करता है। और इसमें क्या है कि जैसे कि आप अगर बच्चा कंसीव करना चाहते हैं तो आप इसको लेना बंद कर देंगे या फिर उस चीज को रिमूव कर देंगे, तो देन आप क्या हो जाएंगे, रिवर्सिबली आप फिर से आप बच्चे कंसीव कर सकते हैं। तो इसमें डिफरेंट था हार्मोनल इम्प्लांट, जिसमें था इम्प्लानोन था, बात किए थे हार्मोनल आईयूडी के बारे में, जिसमें था मैरीना और कैलिना। ये क्या करता था, जो यूट्रस का जो लाइनिंग है उसको थिक कर देता था, सर्विक्स था उसको थिक कर देता था, जिससे क्या होता था, जो स्पर्म था वो सही से आगे नहीं पहुंच पाता था फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के पार्ट्स पे, जैसे यूट्रस वगैरह में सही से नहीं पहुंच पाता था। और जब अंदर नहीं पहुंच पाएगा तो हम क्या बोलते हैं कि इंसीमेशन किसे बोलते हैं, कि जब स्पर्म उस जब पहुंच जाता है फीमेल्स जेनिटल्स पार्ट में तो उसको इंसीमेशन बोलते हैं। अब वो सही से वहां पे नहीं पहुंच पाया, जिसके कारण से क्या होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होंगे। तो ये सभी मैंने बात किया। अब हम बात करेंगे स्टरलाइजेशन से पहले मैं बात करूंगा नेचुरल मेथड के बारे में, या एनसीईआरटी के 12th में दिया हुआ है, तो चले इसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं, देन बात कर दूंगा इन सभी के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं अस्ट्रलाइजेशन के बारे में। अस्ट्रलाइजेशन को ही हम लोग परमानेंट मेथड के नाम से जानते हैं, यानी जो क्या होता है कि जैसे कि इसमें क्या होता है परमानेंटली, अब इसके बाद में रिवर्सिबल फॉर्म में नहीं आएगा। जैसे कि हार्मोनल वाला में मैंने बात करा था, तो उसमें क्या होता है कि जब वो टाइम ड्यूरेशन खत्म हो रहा था तो उसके बाद में या फिर जब पर्सन को चाह रहा था कि नहीं अब हमको क्या करना, कंसीव करना है, तो देन उस चीज को रिमूव करता ही क्या होता था, वो जो प्रेगनेंसी कंसीव कर लेते थे। लेकिन इसमें क्या होता है कि अगर एक बार जब आप इस चीज का आप यूज कर लिए अस्ट्रलाइजेशन का, देन आप कभी भी मदर्स नहीं बन सकते हैं। तो इस चीज को, या फिर जो कोई मेल पार्टनर है वो कभी भी क्या होता है किसी न्यू बॉर्न बेबी का जन्म नहीं करवा सकता है। तो इस चीज के बारे में बताया गया। तो बोला गया कि अस्ट्रलाइजेशन इज अ परमानेंट मेथड टू बर्थ कंट्रोल। अस्ट्रलाइजेशन प्रोसीजर फॉर वुमेन आर ट्यूबल अस्ट्रलाइजेशन। बोला गया कि जो वुमेन में जो अस्ट्रलाइजेशन होता है उसको हम लोग ट्यूबल अस्ट्रलाइजेशन के नाम से जानते हैं, या फिर इसको फीमेल अस्ट्रलाइजेशन बोलते हैं, और इसे ट्यूबेक्टोमी के नाम से भी जानते हैं। ओके तो ये जो फ्लोपियन ट्यूब होता है उसको क्या किया जाता है, जैसे कि एक इस साइड में होता है, एक इस साइड में इस तरह से होता है, तो ये फ्लोपियन ट्यूब को क्या कहता है, कट करके और उसको कहता है बाइंड कर दिया जाता है, जिसके कारण से क्या होता है कि ओवर तो रिलीज हो रहा है लेकिन वह आगे की ओर बढ़ ही नहीं पाता है। तो जिसके कारण से क्या होता है, वो हमेशा के लिए वो क्या होता है कि वो कंट्रासेप्शन हो जाते हैं, यानी वो मदर नहीं बन सकते हैं, बर्थ कंट्रोल होता है। फिर बात करते हैं जो मेल के लिए जो यूज होता है वो होता है वेसेक्टोमी। जो भाषा डिफरेंशिया जो इस तरह से जो निकलता है, तो इसी भाषा डिफरेंशिया को कट कर दिया जाता है और यहाँ पे ऐसे करके बाइंड कर दिया जाता है इस साइड में मोड़ के और इसको इस साइड में मोड़ के। तो इससे क्या हुआ कि यहाँ से जो स्पर्म आ रहे हैं वो नीचे की ओर आता ही नहीं, इधर से जा रहे हैं तो ऊपर की ओर आएगा ही नहीं। तो जब स्पर्म निकलेगा ही नहीं तो जिसके कारण से क्या होगा कि वो जेनिटल ऑर्गन्स में, फीमेल के जेनिटल ऑर्गन में जाएगा ही नहीं, और जिसके कारण से क्या होगा, जब मिलेगा ही नहीं आपस में तो जिसके कारण से फर्टिलाइजेशन वगैरह नहीं होगा और जो बच्चा है वो कंसीव नहीं कर सकते हैं। तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, परमानेंट मेथड बोलते हैं। अब फ्रेंड्स सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं नेचुरल मेथड के बारे में। नेचुरल मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला बात करते हैं कि बच्चा कंसीव करने का मेनली 5 डेज होता है। जो 5 डेज के बारे में जैसे कि अदर बुक में अदर बोला गया, मैं एनसीईआरटी की बात बोल रहा हूं कि एनसीईआरटी में बोला गया कि जैसे कि किसी का अगर मेंस आता है तो मेंस के बाद 10 से 17 दिन तक क्या बोला गया है कि ये 10 से 17 दिन तक में अगर आपका जैसे इंटरकोर्स वगैरह करते हैं तो देन आपके चांसेस क्या रहते हैं, बच्चा कंसीव करने का होता है। लेकिन मेनली जो होता है क्या होता है, 5 डे होता है। कब, जब ओवुलेटरी फेज, यानी जिस दिन ओवम रिलीज होता है, यानी जो सबसे पहले जो बात करते हैं 5 डेज के बारे में कि जिस दिन ओवा रिलीज हो, जैसे कि अगर किसी का मेंस अगर वो 1 तारीख को आ रहा है तो जो उसका जो ओवा रिलीज करने का क्या होगा 14 से 15वां दिन, यानी 14 या फिर 15 तारीख को।
तो अगर इसके 2 दिन पहले यानी 12 तारीख को अगर आप इंटरकोर्स वगैरह करते हैं तो देन आप बच्चा कंसीव कर सकते हैं, या फिर 3 दिन इधर मानो 18 तक अगर आप करते हैं तो जिसके कारण से क्या होगा कि आप बच्चा कंसीव कर सकते हैं। अब ये क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो स्पर्म का जो लाइफ स्पैन होता है वो कितना होता है 48 आवर्स होते हैं, और जो ओवा होता है उसका लाइफ स्पैन कितना होता है 72 आवर्स होते हैं, यानी लगभग 3 डेज। तो जब अगर ओवुलेटरी फेज के बाद अगर 3 दिन तक अगर 3 दिन के बीच में अगर आप इंटरकोर्स करते हैं तो देन क्या होगा बच्चा आप कंसीव कर सकते हैं। अगर इसके पहले जैसे 2 दिन पहले अगर आप कर रहे हैं इंटरकोर्स तो क्या रहेगा, जो आपका स्पर्म है वो क्या रहेगा, जिंदा ही रहेगा। तो जिसके कारण से दोनों मैच करने के कारण से क्या होगा, आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं, कंसीव कर सकते हैं। तो इसीलिए नेचुरल मेथड में बोला गया एनसीईआरटी में कि 10वां से लेकर मेंस्ट्रुएशन साइकिल आने के बाद 10वां से 17वां दिन तक इंटरकोर्स करने के लिए नहीं बोला गया है। तो इसी चीज को क्या बोलते हैं, नेचुरल मेथड बोलते हैं। सिर्फ तो वही बोला गया कि इन दिस मेथड दैट टीचेस यू एट द व्हाट टाइम ड्यूरेशन you menstruation cycle you can have the sex without contraception with the reduced risk of the pregnancy। कि आप बिना कंट्रासेप्शन यूज किए हुए, नेचुरल मेथड उसी को बोलते हैं कि बिना किसी चीज को यूज किए हुए अगर आप इंटरकोर्स करते हैं और अगर बेबी नहीं कंसीव करते हैं तो उसी चीज को बोलते हैं नेचुरल मेथड बोलते हैं। तो जिसमें बोला गया कि जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बाद 10 से 17वां दिन तक अगर इंटरकोर्स अगर आप नहीं करते हैं तो जिससे क्या होगा कि आप बेबी कंसीव नहीं करेंगे। फिर बोला गया सेकंड, इसी को हम बोलते हैं पीरियोडिक एब्स्टिनेंस के नाम से जानते हैं। तो या फिर इसको हम लोग फर्टिलिटी अवेयरनेस के भी नाम से जानते हैं। इसी को बोलते हैं फर्टिलिटी अवेयरनेस। इसके बारे में बताना, उसके मेंसेज के बारे में, कब ओवर रिलीज होता है, जिसके बारे में कब इंटरकोर्स करेंगे तब आप कंसीव कर सकते हैं। तो ये सभी के बारे में अवेयर करना, जागरूक करना ही क्या है, फर्टिलिटी अवेयरनेस होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट वन इज द विड्रॉवल या फिर क्वाइटस इंटरप्ट बोलते हैं कि जब अगर कोई मेल पार्टनर फीमेल के साथ में क्या इंटरकोर्स कर रहा है, जब उसको फील हो कि क्या है कि स्पर्म है जो अब इजैकुलेट होने वाला है, निकलने वाला है, तब उस टाइम में जो फीमेल का जो जेनाइटल पार्ट्स है सर्विक्स के बाहर निकालकर अगर विड्रॉवल कर देता है तो इसी चीज को बाहर में गिरा देता है, तो इसी चीज को क्या बोलते हैं, विड्रॉवल या फिर क्वाइटस इंटररैप्ट बोलते हैं। तो अगर फ्रेंड्स यहां तक में अगर कोई दिक्कत है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। आई होप आपको समझ में बहुत अच्छे से आए होंगे। अगर नहीं, और प्लीज इसको देखने के बाद में जो मेरा कंट्रासेप्टिव पिल्स के बारे में मैं बता रहा हूं कि कौन से ड्रग्स को कैसे खाते हैं, तो उस ड्रग्स के वो लेक्चर को जरूर देखें। अभी जस्ट आप इस लेक्चर को देखें, अगर उसको देखेंगे तो आपको जल्दी ही याद हो जाएगा और दोनों लेक्चर समझ में आएंगे। प्लीज फ्रेंड्स अगर आपको समझ में आता हो तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करना ना भूलें। प्लीज सपोर्ट मेडिकल नर्सिंग अड्डा 2.0, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।